हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपका जो सेकेंड यूनिट था उसमें मैंने सभी चीज़ों को बता दिया था। बस दो टॉपिक यानी कि दो हेडिंग बची हुई थी। जो था पहला एंगलर और प्लांटर का क्लासिफिकेशन और दूसरा था टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस यानी कि टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के बारे में बचा हुआ था, जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस क्या है और क्या क्या इसका रोल है टेक्सोनॉमी में। ठीक, तो एविडेंसेस का मतलब आप लोग को पता होगा कि एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण देना, प्रूफ करना, साबित करना कि क्या चीज़ सत्य है क्या असत्य है, यानी कि यह चीज़ सही है कि गलत है, उसके लिए प्रूफ मांगा जाता है। तो वैसे वही प्रूफ यानी कि उसी एविडेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन किस क्षेत्र में करेंगे? हम लोग टेक्सोनॉमी के क्षेत्र में एविडेंसेस की बात करेंगे कि टेक्सोनॉमी में, इस टेक्सोनॉमी में क्या प्रकार की, किस प्रकार की एविडेंसेस होती हैं, तो हमको वही जानना है। अच्छा, आगे बता दें कि हमको एविडेंसेस किस किस क्षेत्र में जानना है। तो हम लोगों को एविडेंस आपको पैनोलॉजी के क्षेत्र में जानना है, साइटोलॉजी के क्षेत्र में जानना है, फाइटोकेमिस्ट्री में जानना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डाटा में जानना है। तो इन लगभग चार जो टेक्सोनॉमी में एविडेंसेस जानने हैं, उसके बारे में हम लोग आज इसी वीडियो में चारों टॉपिक को, यानी कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत ये जो चार टॉपिक आ रही हैं, ये जो चारों टॉपिक आ रही हैं, पैनोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बारी बारी जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमको एक क्लास में इतनी सारी टॉपिक को कवर करनी है। हम चाहते तो इसको कई वीडियो में या फिर कई पार्ट में इसको बना सकते थे, बट मैंने ये डिसाइड किया कि आपको जब एक ही चीज़ पढ़ना है, टेक्सोनॉमी के एविडेंसेस को, तो क्यों ना इसको एक ही वीडियो में बनाया जाए, ताकि आपको खोजने में परेशानी ना हो और पढ़ने में दिक्कत भी ना हो। ठीक, तो टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं अच्छी तरीके से कि इसमें क्या क्या दिया है। तो तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ना है, टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यूनिट की, यानी कि सेकेंड यूनिट की लास्ट टॉपिक होगी। बाकी टॉपिक को हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। ये जो आपको दिख रहा है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हैं, पेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, इंगलर और प्लांटर का तो हमने लगभग पिछले ही क्लास में बता दिया था। और एक हमने कंपैरिजन बताया था। अगर आप कंपैरिजन ना देखे हो तो ज़रूर से जाके उसको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग एक ही वीडियो में, कितने वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में आप लोग लगभग 3 क्लासिफिकेशन को जान सकते हैं। तो उसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन, या फिर कंपैरिजन ऑफ इंगलर और प्लांटर है, फिर बेंथम और हुकर है, और एक हकिंसन का जो क्लासिफिकेशन है। इन सबको मैंने एक ही सेपरेट वीडियो में बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लगभग उसमें मैंने 50% तीनों टेक्सोनॉमी यानी कि तीनों इस साइंटिस्ट के बारे में, जो साइंटिस्ट अपना क्लासिफिकेशन दिए थे, वो सब बता दिया है। ठीक, चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी अब टॉपिक को। तो आप लोग अगर ना देखे उसको जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा है टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस। क्या है हमारा? टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस क्या है? जैसे कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक, तो वो किस प्रकार से, उसकी कैसे ओरिजिन हुई। ठीक, मान लीजिए प्लांट है, तो इस प्लांट की कैसे ओरिजिन हुई, वो सीड कहाँ से बना, ठीक, किस सीड से वो बना, किस फैमिली का प्लांट है, ठीक, उसके बारे में डीपली जानना। किसके बारे में? उस प्लांट के बारे में जानना टेक्सोनॉमिक कहलाता है, टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस कहलाता है। यानी कि उसके बारे में जानना, क्या जानना है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ से उसकी मतलब शुरुआत हुई, कहाँ से ओरिजिन हुई। तो कहाँ तक हमको जानना है? ओरिजिन से, ओरिजिन की डाटा, यानी कि ओरिजिन की हमको जानकारी लेनी है कि कहाँ से जर्मिनेट हुआ, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है। यही क्या होती है? हमारी टेक्सोनॉमिक एविडेंस है। और वही ओरिजिन कहाँ हुई है, उसी के बारे में कुछ प्रूफ करना, कुछ प्रमाण देना, ये टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस कहलाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली हुई, जैसे हम आप लोग का, जिसे हम लोग ह्यूमन बींग हैं, तो ह्यूमन बींग की सबसे पहले क्या होती है कि इसकी जो
स्टार्टिंग हुई है एम्फीबियंस यानी कि सॉरी जो है कि मत्स्य वर्ग से यानी कि मछलियों से हुई है। ठीक, मछलियों से हुई है, हम लोग की जो ओरिजिन हुई है मत्स्य वर्ग से हुई है। ठीक, मछलियों से। तो जो उसका एम्ब्रियो होता है, किसका एम्ब्रियो? मत्स्य का, यानी कि मछली का जो एम्ब्रियो होता है उसका एम्ब्रियो हमारे आपके एम्ब्रियो से क्या करता है? मैच करता है। तो इससे यह पता चलता है कि हम लोग क्या है कि एक मछली के मतलब मछली जो है उसके डेवलपमेंट से, उसके धीरे धीरे विकास से हम लोग की उत्पत्ति हुई है, हम लोग का एक मतलब स्वरूप मिला है, ढांचा मिला है। तो इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि हम लोग की सबसे पहली कहाँ से ओरिजिन हुई थी? वहाँ से हुई थी, कहाँ से? मत्स्य से, यानी कि मछली वर्ग से। ठीक, तो इसी प्रकार से इस प्लांट में, तो प्लांट में भी होता है कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुई है, उसी के बारे में प्रूव करना। ठीक ठीक, अच्छा आगे देखते हैं क्या लैंग्वेज में लिखा गया है। तो लैंग्वेज में लिखा है द प्लांट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक, किसी प्लांट का ओरिजिन और उसका डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे। ओ आर प्रूफ बाई टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस, या फिर उसका प्रूफ दिया जाए किसके द्वारा? टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के द्वारा। द टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट इंक्लूड फॉलोइंग। ठीक, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो एविडेंसेस है जिसके बारे में बताया गया, तो वह कुछ क्या, कुछ टॉपिक पे जो नीचे दिए गए हैं इंक्लूड किया गया है। तो पहला आपका आता है, इस यहाँ पे पहला लगा लीजिए, पहला है पैलिनोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलिनोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? तो पहले हम लोग समझते हैं कि पैलिनोलॉजी मतलब क्या होता है और एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आता है पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी यानी कि पॉलन ग्रेन, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? पॉलन ग्रेन की। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पैलिनोलॉजी का मतलब होता है पॉलन ग्रेन या फिर पॉलन ग्रेन। ठीक, द ब्रांच ऑफ बॉटनी। ठीक, यानी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा विच डील्स विथ स्टडी या पॉलन ग्रेन। ठीक, यानी कि और माइक्रोस्पोर इज नोन एज पैलिनोलॉजी। ठीक, इसमें कहा गया है कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी या पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इज नोन एज पैलिनोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाए? पॉलन ग्रेन का या फिर किसका? माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं, उसकी स्टडी की जाए उसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं या फिर उसको हम लोग पैलिनोलॉजी कहते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इस पर फिर एक है कि द टर्म पैलिनोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है आपके एमसीक्यू एग्जाम में कहीं कहीं पे कि पॉलन ग्रेन को यानी कि पैलिनोलॉजी जो है, ठीक, उसका शब्द किसने किया था, उसकी खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड एंड विलियम ने। किसने की थी? हाइड एंड विलियम ने की थी। किसकी खोज? तो आप कहेंगे पैलिनोलॉजी की खोज। ठीक, हाइड एंड विलियम ने। अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक साइंटिस्ट थे के नायर। कौन है? के नायर। के नायर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको ग्रेट पैलिनोलॉजिस्ट बोला जाता है, यानी कि इन्होंने पैलिनोलॉजी यानी कि पॉलन ग्रेन के क्षेत्र में बहुत ही वर्क किया था। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। नोट पे देखिए क्या क्या लिखा गया है। जो पॉलन ग्रेन है, क्या है ये? पॉलन ग्रेन। नोट में लिखा गया पॉलन ग्रेन के बारे में, द साइज ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, आपको बता दें कि जैसे जो पॉलन ग्रेन होती है, ठीक, पॉलन ग्रेन जो होती है उसकी साइज और शेप, ठीक, जो साइज और शेप होती है वो स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक, जिसको हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी में बोल देते हैं, और इसमें स्पीसीज टू स्पीसीज, जीनस टू जीनस वेरीज करती है। ठीक, आगे बढ़ती रहती है। क्या? इस पॉलन ग्रेन की शेप और साइज क्या करती है? वेरीज करती है। ठीक, और जो पॉलन ग्रेन होता है वो ज़्यादातर किस शेप में पाया जाता है? तो वो ज़्यादातर जो है कि ओवल में पाया जाता है, यानी कि अंडाकार में, स्फेरिकल में पाया जाता है। क्या? आपका जो ये पॉलन ग्रेन है उसका शेप ऐसा होता है, अंडाकार होता है, ओवल होता है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे कुछ देखते हैं इसमें इस सेंटेंस में क्या बोला गया है।
तो इस सेंटेंस में बोला गया है द साइज एंड शेप ऑफ पॉलन ग्रेन वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज एंड जीनस टू जीनस। ठीक, इसको मैंने बता दिया कि जो पॉलन ग्रेन का शेप होता है, साइज होती है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज और क्या बोलते हैं जीनस टू जीनस क्या होती है, इम्प्रूव करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। द पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है जनरली, वो गोलाकार या फिर अंडाकार हो सकता है। ठीक, इन शेप, किसमें, शेप में। अच्छा, बट इन इट में भी, बट क्या हो सकता है कि जो ये पॉलन ग्रेन होता है ये इलिप्सोइडल भी हो सकती है और रेनेट भी हो सकती है। ठीक, कैसा हो सकता है, इलिप्सोइडल और रेनेट हो सकते हैं। ठीक, रेनेट का मतलब यहाँ से गुर्दाकार है, गुड़ा हृदय, हार्ट की शेप की तरह। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। अच्छा, अब एक बात आती है कि सबसे छोटा पॉलन ग्रेन कौन सा होता है। ठीक, और सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन क्या है, कौन है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो लिखा है कि जो सबसे छोटा पॉलन ग्रेन है वो एक प्लांट है। वो कौन सा प्लांट है, फॉरगेट नॉट मी, मुझे भूलना नहीं, जिसको हम लोग मायोसेटिक यानी कि मायोस्टिक प्लांट की बात करते हैं। जिसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो सबसे छोटा होता है। कितना होता है वो, सबसे छोटा होता है, लगभग 10 माइक्रोमीटर। कितने माइक्रोमीटर का, 10 माइक्रोमीटर का, जिसको हम लोग मायोस्टिक प्लांट या फिर फॉरगेट मी नॉट, मुझे भूलना नहीं, इस प्लांट के नाम से जानते हैं। जबकि जो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन कौन सा है, तो वो है मिराबिस जलापा। मिराबिस जलापा एक प्लांट है जिसका पॉलन ग्रेन 200, कितना, 200 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 200 माइक्रोमीटर। और ये कैसे होते हैं, 4 o'clock, यानी कि 4 o'clock प्लांट, यानी कि ये 4 बजे खिलने वाला प्लांट है। कौन सा प्लांट है, तो मिराबिस जलापा। मिराबिस जो जलापा प्लांट है उसमें जो फ्लावरिंग होती है 4 o'clock यानी कि 4 बजे होती है। ठीक, और इसका पॉलन ग्रेन की जो साइज होती है, किसकी, पॉलन ग्रेन की जो साइज होती है यानी कि पीजी, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, उसकी साइज लगभग 200 माइक्रोमीटर हो सकती है। ठीक, अच्छा ये बात तो हो गई, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ तक तो सूखा सूखा एक फिगर देख लेते हैं पॉलन ग्रेन की। तो ये स्ट्रक्चर आपको पॉलन ग्रेन का दिख रहा है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का। देखिए जो पॉलन ग्रेन तक मैंने बताया कि इलिप्सोइडल, रीनेट, ओवल व स्फेरिकल हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्फेरिकल यानी कि गोलाकार आपको दिखाया गया है क्या, पॉलन ग्रेन। तो इस पॉलन ग्रेन में 2 पार्ट होती है। ठीक, 2 लेयर होती है। बाहर की तरफ एक्साइन लेयर होती है और अंदर की तरफ एंटाइन लेयर होती है। ठीक, ठीक, बाहर की तरफ एक्साइन लेयर होती है और अंदर की तरफ एंटाइन लेयर होती है। ठीक, अच्छा, जो बाहर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है, वो रफ होती है। कैसी होती है, वो रफ होती है। और अंदर वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है, यानी कि अंदर वाली लेयर कैसी होती है, तो अंदर वाली लेयर आप बोलेंगे स्मूथ होती है। आपको दिख भी रहा होगा ये कैसी होती है, ये स्मूथ होती है। ठीक, और अंदर वाली कैसी होती है, वो रफ होती है। अच्छा ये बात हो गई। अच्छा बात करते हैं कि जो बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली लेयर वो किसकी बनी होती है। ठीक, तो जो बाहर वाली लेयर होती है वो एक्साइन लेयर जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक, किसका, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। जबकि जो इंटाइन लेयर होती है, अंदर वाली लेयर, वो पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक, इसके अंदर यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर आपको साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, यानी कि ये सब पार्ट होते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा डायग्राम रहा। और एक यहाँ पे जर्मपोर पाया जाता है। जर्मपोर का मतलब क्या होता है कि एक वीक एरिया है किसका, पॉलन ग्रेन का। ठीक, ये पॉलन ग्रेन का जर्मपोर एक वीक एरिया है, यानी कि कमजोर एरिया है, जगह है, जहाँ से जब ये न्यूक्लियस डेवलप्ड हो जाएगा यानी कि मेच्योर हो जाएगा, यानी कि जब सीड बनने लगेगा किसी कंडीशन में, मान लीजिए कोल्ड मौसम में या फिर
मतलब कि गर्मी के मौसम में जब कोई सीड आप लोग बोते हैं तो वो जर्मिनेट करता है। तो क्या होता है कि जब ये जर्मिनेट करता है तो इससे जर्म बोर्ड कैसा होता है, वीक एरिया है। तो इसको क्या करता है, यहाँ से इसको पेनिट्रेट कर देता है, छिद्र करता है, और क्या करता है, इस ये वाले लेयर को ऐसे आगे बढ़ाता है, ठीक। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है और धीरे धीरे घिसकते यहाँ पे आता है, जिससे क्या होती है, एक धीरे धीरे सीड क्या करता है, जर्मिनेट करके एक फ्लावर का, एक पार्ट का क्या करता है, निर्माण करता है, एक प्लांट का निर्माण करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको बता दें हम लोग, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक। ये पॉलन ग्रेन हो गया तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे अपने स्ट्रक्चर को ऐसे करेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा, एक धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ से सीड रहेगा तो यहाँ से आते आते यहाँ पे आएगी, तो धीरे धीरे एक प्लांट का निर्माण ये कर देगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर रहा, यानी कि एक डायग्राम रहा छोटा सा, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो टाइप के पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, इन एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन आर मेनली टू टाइप। जो पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में होता है वो साधारणतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है मोनोकार्पेट और दूसरा होता है ट्राइकार्पेट, ठीक। अच्छा, मोनोकार्पेट और ट्राइकार्पेट का मतलब क्या होता है, तो मोनोकार्पेट ट्राइकार्पेट का मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन होती है, जब उसमें एक ग्रूव पाया जाए, क्या पाया जाए, एक ग्रूव। मान लीजिए कोई क्या है, मान लीजिए ये आपका एक पॉलन ग्रेन है, ठीक। तो इसमें ये एक ग्रुप पाया जाए, इस प्रकार का एक ग्रुप पाया जाए, जिसको हम लोग मोनोकार्पेट कहते हैं। अब जब किसी प्लांट में तीन प्रकार के ग्रुप पाए जाए, ठीक, ये तीन प्रकार का ऐसा ग्रुप पाया जाए तो उसे हम लोग ट्राइकार्पेट का नाम देते हैं। यानी कि इसमें लगभग एक दो तीन ग्रुप पाए जाएं उसे हम लोग मोनो, यानी कि इसे हम लोग ट्राइकार्पेट का नाम देते हैं, ठीक। चलिए चीज के देखते हैं कि सेंटेंस में क्या लिखा गया है और इसको समझते हैं। द बोट इट इज बोट से, जो मोनोकार्पेट पॉलन ग्रेन होते हैं वो बोट शेप की तरह होते हैं। बोट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, नाव के आकार की। हैव ए लॉन्ग ग्रुप, जिसपे एक लंबा ग्रुप पाया जाता है, ठीक। वो ग्रुप कैसा होता है, तो आपको बता दें वो ग्रुप लॉन्ग होता है, ठीक। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रिमिटिव डाइकाट फैमिली सच एज पाइपरेसी फैमिली एंड मोस्ट ऑफ मोनोकार्डिलिडन। जो ये ग्रुप पाया जाता है, कौन सा ग्रुप, जो हमने दिखाया, जो वो ग्रुप पाया जाता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक। किसका है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रिमिटिव डाइकाट का, ठीक। क्या है, जो पुराने डाइकाट प्लांट है उसके क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और किसका, जैसे प्रिमिटिव डाइकाट में कौन का प्लांट आता है, जैसे हो गया आपका पाइपरेसी फैमिली, ठीक। और मोनोकाट और डाइकाट का क्या है, ये मोनोकाट का और डाइकाट का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रुप पाना। कौन सी फैमिली में, पाइपरेसी फैमिली में, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग ट्राइकार्पेट की तरफ। ट्राइकार्पेट क्या होता है, ट्राइकार्पेट का मैंने बताया कि जब तीन ग्रुप हो, ठीक, मान लीजिए एक ये ग्रुप हुआ, ठीक, फिर एक दूसरा ग्रुप ऐसे निकलेगा, फिर एक ऐसे तीसरा ग्रुप निकलेगा, ठीक। तो सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम बनने में अच्छा नहीं बना, फिर से देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ग्रुप बने, ठीक। किस प्रकार का, इस प्रकार का। आपको इसमें तीन ग्रुप दिख रहा होगा, एक ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, ठीक। तो इसमें तीन लॉन्ग कितने होते हैं, तीन लॉन्ग ग्रुप पाए जाते हैं जर्मिनल के लिए, ठीक, जिसको हम लोग कार्पस का नाम देते हैं, ठीक। इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, इस ग्रुप को अपर्चर भी बोलते हैं, जर्मिनल अपर्चर। तो आइए इसमें सेंटेंस की बात करते हैं। इट इज ग्लोबलस, ठीक, यानी ग्लोबस की तरह, ग्लोबलोस की तरह मतलब ग्लोब की तरह। ग्लोब आप लोग समझ रहे हो ना, मानचित्र वाला जो ग्लोब आता है, यानी कि गोलाकार, उसकी तरह सा होता है। एंड हैज थ्री लॉन्ग ग्रुप, जबकि इनमें तीन लॉन्ग ग्रुप होते हैं, ठीक। मैंने डायग्राम में भी दिखाया कि इसमें तीन लॉन्ग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये वाले पार्ट को ग्रुप बोलते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप, ठीक। अपर्चर, ठीक, जर्मिनल अपर्चर, जिसको कार्पस का नाम देते हैं,
इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडवांस डाई काट। एडवांस डाई काट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब आप लोग समझ रहे होंगे, उसने बताया कि वो प्रिमिटिव का है और ये एडवांस का है। ये एडवांस और प्रिमिटिव क्या है, तो आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे पेंथम और हुकर का, ठीक। पेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, और उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे हचिंसन का क्लासिफिकेशन। तो उनके क्लासिफिकेशन में जब आप लोग पढ़े होंगे तो मैंने बताया था कि जो बेंथम और हुकर का, किसका, पेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो फेनोरोगैम्स, ठीक, फेनोरोगैम्स से थे या फिर स्पर्मेटोफाइट थे, यानी कि सीड वाले प्लांट थे जो, तो उनको उन्होंने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला डाइकाट था, दूसरा था क्या था वो, जिम्नोस्पर्म थे, यानी कि जिम्नोस्पर्म में ही थे, और तीसरा क्या था, मोनोकार्प प्लांट, ठीक, मोनोकार्प प्लांट था। तो जैसे अब हम डाइकार्प प्लांट की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या था कि जो इसमें प्लांट थे, ठीक, तो इसमें 3 भागों में थे ये वाला डाइकार्प का। एक था पॉलीपिटलेट, दूसरा था गैमोपिटलेट और तीसरा था मोनोक्लेमाइडेस, ठीक। तो जो पॉलीपिटले यानी कि जो पॉलीपिटले में पहला प्लांट था, ठीक, और मोनोक्लेमाइड यानी कि तीसरे वाले क्लासिफिकेशन में जो लास्ट वाला प्लांट था, तो जो ये लास्ट वाला प्लांट है इसको हम एडवांस बोलेंगे, और जबकि जो ये पहला पार्ट था, तो पहला क्या था, पहला जो होगा उसको क्या बोलेंगे, उसे प्रिमिटिव बोलेंगे, ठीक। तो एक बार आप लोग अगर क्लासिफिकेशन न देखे हो तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, एक बार हम बातें को फिर से समझते हैं कि हमने क्या कहा। जैसे मैंने एक क्लासिफिकेशन आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है पेंथम और हुकर का, ठीक। आप जाके जब उसके क्लासिफिकेशन को उठाइएगा, देखिएगा, तो मैंने बताया था कि जो स्पर्मेटोफाइट या फिर फेनोरोगैम्स होते हैं उसको 3 क्लास में बांटा गया है। कितने कितने क्लास में? 3 क्लास में। पहला था डाइकोटिलीडन, दूसरा था जिम्नोस्पर्मेई और तीसरा था मोनोकोटिलीडन। तो इसको भी कुछ कैटेगरी में बांटा गया था, इसको भी, यानी कि सबके कुछ सब क्लास है, ठीक। तो हम एक डाइकोटिलीडन यानी कि जिसमें 2 कोटिलीडन पाया जाता है, उसको मैंने 3 पार्ट में बांटा था। तो पहला था पॉलीपिटलेट, दूसरा था गैमो, तीसरा था मोनोक्लेमाइडेसी, ठीक। तो जो इसका पहला प्लांट है और इसका लास्ट प्लांट, ठीक, तो उसका जो पहला प्लांट था किसका, पॉलीपेटले का, उसका पहला प्लांट, और ये मोनोक्लेमाइडी का एकदम लास्ट वाला प्लांट, इंड वाला एकदम प्लांट। तो ये जो इंड वाला प्लांट है वो थोड़ा सा एडवांस हुआ, और जो ये पहला वाला प्लांट है वो कैसा है, वो प्रिमिटिव है। तो यही बताया गया कि वो प्रिमिटिव है और ये एडवांस, ठीक। देख, छोटे छोटे टॉपिक समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी चलते हैं हम लोग आगे अपने थोड़े से टॉपिक की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक, उसकी जो शेप और साइज होती है वो मैंने बताया कि स्मूथ होता है और रफ होता है। रफ यानी कि फरो, फरो बोला गया है और ग्रूव बोला गया है। तो उसी को क्या किया गया कि जो टेक्सोनॉमिक के ऊपर, यानी कि जो पॉलन ग्रेन के ऊपर ये थोड़ी थोड़ी आपको दिखाया था, ये ऐसा किया गया है, मतलब जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर ऐसे 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 किया गया था। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्कल्पचरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कल्पचरिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फरो बोलते हैं, ठीक, फरो स्कल्पचरिंग बोलते हैं, ठीक। तो उससे ये प्रमाण मिलता है कि जो स्कल्पचरिंग इस पर की हुई है वो किस प्लांट की है, ठीक, किस फैमिली के प्लांट की है, कौन से पौधे की है। इससे क्या होता है, इस स्कल्पचरिंग से पता चलता है कि ये इस पौधे का प्लांट है, ठीक। हर पे स्कल्पचरिंग थोड़ी अलग अलग पाई जाती है, तो इससे यह पता चलता है कि यह इस फैमिली का प्लांट है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि जो टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमी के एविडेंसेस है उससे पॉलन ग्रेन से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, यानी कि पॉलन ग्रेन से भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक। अब जैसे आपको बता दें, जैसे आप कोई क्राइम हुआ, ठीक, कोई क्राइम हुआ, तो उस क्राइम में क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो उस फिंगरप्रिंटिंग से मान लीजिए आप कोई हो गया, मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, तो अगर उसके
किसी मतलब औजार से किया, अगर वो औजार वहाँ छूट जाती है, ठीक, तो अगर उसके हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं तो उसके फिंगर के निशान मिलते हैं। तो इससे यह प्रमाण हो जाता है कि किसने मर्डर किया, तो पता चल जाता है कि हाँ उसने ये मर्डर किया है। क्यों? क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट के निशान वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए कहीं मर्डर हुआ, ठीक, कहीं मर्डर हुआ, ठीक, तो उस मर्डर में क्या हुआ कि वहाँ पे ढेर सारे फ्लावर हैं, ठीक, तो फ्लावर है और उस फ्लावर में पॉलन ग्रेन लगे हुए हैं, और बाय द वे आप उस फ्लावर से टकरा गए, ठीक, और वहीं पे उसके बॉडी को आपने क्या किया, मतलब किसी ने भी उस बॉडी को क्या किया है, मारा है, उस बॉडी यानी कुछ किसी का मर्डर किया है, तो उस पॉलन ग्रेन से अगर आप टच हुए, ठीक, तो कुछ पॉलन ग्रेन आपके बॉडी में भी लग सकते हैं और कुछ छुआ, मतलब आपकी जो टच हुए पॉलन ग्रेन वो प्लांट में ही रह जाए। और जब उस प्लांट का हम लोग कि लैब में, ठीक, लैब में जब उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि इस पॉलन ग्रेन से क्या कोई एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो आप जब टच हुए रहेंगे, कभी टच हुआ होगा, तो फॉरेंसिक लैब में तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे किसी ने आया था, मर्डर किया था। तो आपके बॉडी से, आपकी बॉडी के जो एंजाइम जो कार्य करते हैं, उसकी बॉडी से आपके अगर हाथों में पानी हुआ या फिर पसीना ही हुआ है, तो उससे एक पता चल जाता है कि हाँ यह इंसान यहाँ पे आया हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड, ठीक, यहाँ पे पूछते हैं ओ आर ग्रुप एंड पोजीशन ऑफ अपर्चर एंड डिटेल्स स्कल्पचरिंग पैटर्न ऑफ एग्जाइन हेल्प प्रोवाइडिंग टेक्सोनॉमिक एविडेंस। तो वह जो स्कल्पचरिंग है इसमें उस प्लांट से, तो यह प्रूफ होता है कि यह किसी न किसी फैमिली का प्लांट है, ठीक, उसके एक्साइन लेयर की जो स्कल्पचरिंग की हुई है उससे यह प्रूफ हो जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पोजीशन पॉलन ग्रेन अपर्चर में बी प्रोक्सिमल, डिस्टल एंड जोनल, ठीक। जो पॉलन ग्रेन की अपर्चर की जो बनावट है वो 3 टाइप की हो सकती है। पहला होता है प्रोक्सिमल, दूसरा होता है डिस्टल, और चौथा होता है जूनल, तीसरा होता है जूनल, ठीक। अच्छा, जो प्रोक्सिमल होते हैं वो लोअर पार्ट पे, कौन से पार्ट पे, लोअर पार्ट पे उसकी ऑपरेटर में यानी कि स्कल्पचरिंग हुई रहती है। किस पे पार्ट पे, लोअर वाले पार्ट पे। अब जबकि जो ये होता है जो एनाट्रस यानी कि डिजिटल होते हैं, जिसमें डिजिटल वाले अपर्चर में ऊपर हुई होती है, ठीक, और जोनल वाले में बीच में होती है, ठीक, जोनल वाले में बीच में होती है, जिसको हम लोग, जो पहला वाला होता है उसे हम लोग कैटा ट्रीम बोलते हैं, दूसरे वाले को एनर ट्रीम बोलते हैं, और चौथे वाले को जोनल ट्रीम बोलते हैं, ठीक। तो जोनल ट्रीम बोलते हैं, यानी कि ये जो जोनल ट्रीम होता है पॉलन ग्रेन का, जो जोनल ट्रीम पॉलन ग्रेन है उसमें प्रॉक्सिमल अपर्चर पाया जाता है। कैसा अपर्चर पाया जाता है, प्रॉक्सिमल, यानी कि उसके लोअर पार्ट पे, ठीक। जो एनर ट्रीम होता है उसमें क्या पाया जाता है, ऊपर वाले पार्ट पे पाया जाता है, जबकि जो जोनल ट्रीम होता है उसके बीच वाले पार्ट में क्या होती है, स्कल्पचरिंग पाई जाती है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इस जो ये स्कल्पचरिंग है ये प्रिमिटिव प्लांट में पाई जाती है। कौन सा, प्रोक्सिमल, और ये जो जूनल है वो एडवांस वाले प्लांट पे पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें कुछ न कुछ रिलेशनशिप है, ठीक, यानी कि पहले ये होगा उसके बाद ये आएगा, यानी कि इसी यानी कि एक स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी किया हुआ है और जीनस टू जीनस स्पीसीज किया हुआ है, यानी कि इसमें कुछ न कुछ एविडेंसेस टेक्सोनॉमी के मिलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर दिया गया 10 जो कैटाट्रियम पॉलन ग्रेन विथ प्रॉक्सिमल पोजीशन, यानी किसके नीचे वाले पॉट पे पोजीशन जो पाई जाती है उसे प्रॉक्सिमल पोजीशन अपर्चर कहते हैं, जो क्या है, एक प्रिमिटिव है, जो कैसा है, वो प्रिमिटिव है। जबकि जो ऊपर यानी कि जोनल वाले में जो पॉलन ग्रेन का अपर्चर पाया जाता है वो इक्वेटोरियल यानी कि जोनल वाले में पोजीशन जो अपर्चर पाया जाता है वो कैसा है, एडवांस है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो जोनल और प्रॉक्सिमल है, यानी कि एक केटा ट्रीम और जोनल ट्रीम, इसमें क्या है, इसमें एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से क्लोज रिलेशनशिप है, जिससे यह पता चलता है कि एविडेंसेस है इसमें, ठीक। तो इस प्रकार से पॉलन ग्रेन की टॉपिक
खत्म होती है। ठीक, पढ़ेंगे में तो बहुत सारी टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, बट हमको बस टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस तक ही जानना है। आगे बढ़ते हम लोग साइटोलॉजिकल एविडेंसेस पे। ठीक, इसमें दिया गया है साइटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ने के लिए, तो आप एक बार फिर से अपना ये देख सकते हैं, आपका जो ये पीडीएफ दिया गया था। ठीक, तो देख सकते हैं मैंने पेनोलॉजी का बता दिया, अब साइटोलॉजिकल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक, उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा, तो साइटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है? साइटोलॉजी क्या होता है? यानी कि कोशिका द्रव, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में के अंदर बहुत सारे साइटोलॉज यानी कि साइटोप्लाज्म का जो कैरेक्टर है उसमें ढेर सारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, तो वो जो क्रोमोसोम होते हैं, उस क्रोमोसोम की बात किया जाए कि जैसे एक जेनेटिक है। ठीक, मान लीजिए किसी का संतान है। ठीक, यानी मान लीजिए हम आप किसी के संतान है, तो हमारे और मतलब पेरेंट के जो माँ बाप यानी कि मम्मी पापा होते हैं, तो पेरेंट से क्या होता है कि जब मदर एंड फादर यानी कि मेल और फीमेल यानी कि मदर और फादर के जब क्रोमोसोम आते हैं, ठीक, जब क्रोमोसोम आते हैं आपस में फ्यूज करके गैमेट बनाते हैं 2n। ठीक, तो तभी यह क्या होता है, तभी क्रोमोसोम बनते हैं। तो वो प्रोसेस जो क्रोमोसोम होती है, तो क्रोमोसोम नंबर या नंबर इक्वल हो, साइज कैसी है और शेप कैसा है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक, उसके बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसी के बारे में क्या हमको एविडेंस साइटोलॉजी से मिलती है, उसके बारे में आइए देखते हैं। यानी कि साइटोलॉजिकल से हमको क्या एविडेंसेस मिलते हैं कि क्या यह बच्चा उसी का संतान है। तो द साइटोलॉजिकल करेक्टर ऑफ क्रोमोसोम सच एज मॉर्फोलॉजिकल। ठीक, साइटोलॉजिकल क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे क्या, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। ठीक, प्लॉटली बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर एट मियोसिस इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस। जो जो टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस है, ठीक, उसमें शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, उसका प्लॉइडी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा और स्ट्रक्चर कैसा है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के लिए। यानी कि हमको यहाँ से एक प्रमाण मिलेगा कि टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस हैं। द करेक्टर ऑफ डिस्क्राइब अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स, यानी कि जो इसके करेक्टर हैं, कुछ हम लोग आगे हेडिंग दिखाई गई है उसमें समझते हैं। तो पहला है क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर से हमको किस प्रकार से क्या होता है, प्रमाण मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो आपको बता दें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक, उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कैसा है? कांस्टेंट होता है। कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। और जबकि कुछ प्लांट होते हैं उसके क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि कांस्टेंट नहीं होते। ठीक, जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, ठीक, कोई फैमिली है, तो उस फैमिली में जितने भी प्लांट होंगे, ठीक, उस फैमिली में जितने भी प्लांट होंगे उसके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जबकि एक फैमिली से दूसरे फैमिली में, जो मान लीजिए एक फैमिली है फिर दूसरी फैमिली है, तो हो सकता है कि उन दोनों फैमिली का जो क्रोमोसोम नंबर है, इस दोनों फैमिली का क्रोमोसोम नंबर वो कांस्टेंट न हो। कैसे हो? डिस्टेंटली हो, यानी कि अलग अलग हो। ठीक, कुछ डिफरेंटेड हो उनके, यानी कि उसके उसमें संख्या ज़्यादा हो, या फिर उसका शेप थोड़ा चेंज हो, ठीक, या फिर उसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरे टाइप का हो। ठीक, ये सब हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ डिफिनीशन से और कुछ क्या होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कांस्टेंट, यानी कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका सेल निकाला जाए, ठीक, अच्छा एक बात और, जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि जो सेल होती है, ठीक, एक सेल होती है, सेल तो बहुत छोटी होती है, ठीक, अच्छा उस सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक, जैसे न्यूक्लियस होगा, ठीक,
तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसको छोड़िए, हम बात करते हैं डीएनए और डीएनए की। ठीक, तो एक सेल में लगभग कितना कितना बड़ा डीएनए होता है? ठीक, एक सेल में कितना बड़ा डीएनए होता है, क्या किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं। तो जो हम आपको बता दें, एक सेल में, ठीक, एक सेल में लगभग 2.24 मीटर, कितना मीटर क्या होता है, डीएनए होता है। 2.24 इतना लंबा डीएनए होता है, यानी कि लगभग 7 फीट का डीएनए पाया जाता है, किसमें, एक सेल में। ठीक, एक सेल में 60 फीट का डीएनए पाया जाता है। ये अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हुआ, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल ऑफ इज कांस्टेंट, तो उनके सेल के नंबर होते कैसे हो, कांस्टेंट होते हैं, यानी कोई अगर ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने भी सेल होंगे उसका जो सेल नंबर होगा यानी कि क्रोमोसोम नंबर होंगे, वो कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, बराबर होंगे। द मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव सिमिलर क्रोमोसोम नंबर। वाइल, देखिए इसमें ये बताया गया, जैसे कोई फैमिली है उसके जितने प्लांट होंगे उसके क्रोमोसोम नंबर कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे। ठीक, जबकि जो दूसरे, अगर एक फैमिली से दूसरे फैमिली की बात करें, ठीक, तो उसके क्रोमोसोम नंबर बदल सकते हैं, और प्लांट के क्रोमोसोम नंबर जबकि सेम भी हो सकते हैं। ठीक, तो वही बात इसमें बताई गई थी। द लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंजियोस्पर्मिक अकर्स इन हैप्लोपाइपस ग्रेसिलस। ठीक, सबसे जो छोटा क्रोमोसोम नंबर होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो है एक प्लांट है, एंजियोस्पर्म का प्लांट है, हैप्लोपाइपस एक प्लांट है, उसमें पाया जाता है। ठीक, हैप्लोपाइपस का एक, यानी कि ग्रेसिलस का एक, हैप्लोपाइपस ग्रेसिलस का एक प्लांट है जिसपे लगभग 2n यानी कि लगभग 4 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, एस्टेरेसी फैमिली का एक प्लांट है। ठीक, हैप्लोपाइपस ग्रेसिलस, यानी कि उसमें लगभग, यानी कि एस्टेरेसी फैमिली का प्लांट जिसमें 4 क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि कंपोजिटेसी में। ठीक, कंपोजिटेसी में 4 क्रोमोसोम नंबर का एक प्लांट पाया जाता है, जबकि एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक प्लांट है जिसका नाम है पोआ लाइट्रोसा, जिसमें लगभग 530 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। वो किसमें पाया जाता है, तो वो पोएसी फैमिली का एक प्लांट है, पोएसी फैमिली का एक प्लांट है, यानी कि गैमेसी का एक प्लांट है जिसपे लगभग 530 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, द क्रोमोसोम प्लॉइडी अकर्स इन, ठीक, जो क्रोमोसोम की प्लॉइडी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पाइपर सोज प्लॉइडी इन क्रोमोसोम नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक 26। ठीक, प्लॉइडी का मतलब होता है यहाँ पे एक गुना। ठीक, प्लॉइडी का मतलब है एक गुना। जो ये पाइपरस का एक प्लांट होता है वो प्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर अपने में क्या करते हैं प्लॉइडी नंबर में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, शो करते हैं, क्या अपने स्पीसीज में प्लॉइडी नंबर क्रोमोसोम करते हैं, शो करते हैं। अब प्लॉइडी का नंबर का मतलब ये हुआ, ठीक, जैसे एक प्लांट है पाइपरस, ठीक, जिसमें 26, ठीक, कितने पाए जाते हैं, उसमें पाइपरस में 26 क्रोमोसोम का एक प्लांट पाया जाता है। ठीक, अब जो उसकी अगली स्पीसीज है उसमें, अगली उसकी जो स्पीसीज है उसमें 52 क्रोमोसोम, यानी कि 52, 2n इक्वल टू 52 क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, पाइपरस नाइग्राम में। फिर उसकी एक फैमिली है जिसमें 2n इक्वल टू 78, यानी कि पाइपर बीटल में पाया जाता है। फिर उसकी एक फैमिली है 2n यानी कि 104, यानी कि विल्ड स्पीसीज, ठीक, पाइपर्स। ठीक, तो इसमें लगभग 104 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि किस क्रोमोसोम नंबर में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यह प्लॉइडी शो कर रहा है।
ठीक, 26 दूनी 52 हो गया, 26 और 52, फिर 52 में फिर 26 जोड़ा गया, फिर 26 जोड़ा गया। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें प्लुरैलिटी शो करता है। ठीक, अच्छा, एक बात तो होती है यूनिपेरेंटल क्या होता है और बाई पेरेंटल क्या होता है। तो ये होता है यूनिपेरेंटल मतलब जब एक पेरेंट, ठीक, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक ही प्लांट, यानी कि एक ही पेरेंट से एक पूरे प्लांट का निर्माण कर देते हैं। जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, उससे हम लोग बाई पेरेंटल बोलते हैं। और जिसमें केवल एक पाया जाए उसे यूनिपेरेंटल बोलते हैं। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा, एक प्लांट है सैलिक्स। सैलिक्स में क्या होता है, इसमें डिप्लॉयडी पाए जाते हैं, उसमें प्लॉयडी पाई जाती थी, यानी कि उसका एक गुना किया जाता था। जबकि एक प्लांट है सैलिक्स, इसमें सॉरी सैलिक्स एक प्लांट है, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें डिप्लॉयडी शो करता है। ठीक, आइए देखते हैं किस प्रकार से डिप्लॉयडी शो करता है। इन सैलिक्स द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम नंबर होता है सैलिक्स में, उसमें डिप्लॉयडी शो करता है। ठीक, जो उसका प्लांट होता है सेलिक्स, उसमें 19 क्रोमोसोम पाया जाता है उसके स्पीसीज में। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब डिप्लॉयडी में मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लॉयडी होता है तो उसके क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो सेलिक्स में लगभग 19 हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हैप्लॉइड होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद सेलिक्स का जो विमिनेलिस का एक प्लांट होता है विमिनेलिस, उसमें 19, यानी कि इसका डिप्लॉयडी जब होता है तो 19 दूना 38, यानी कि 2n = 38 क्रोमोसोम हो जाता है, जिसको हम लोग डिप्लॉयडी बोलते हैं, डिप्लॉयड। फिर साइलिस का है एक है एट्रोसाइनेरिया, एट्रोसिनेरिया सिनेरा है, इसमें टेट्राप्लॉइड, यानी कि 2n = 76। देखिए यहाँ पे इसका 19 का डबल होगा, फिर यहाँ पे 38 का डबल हो गया। ठीक, यानी कि 76 क्रोमोसोम हो गए। तो यह क्या है, यह डिप्लॉयडी है। ठीक, यानी क्रोमोसोम नंबर कैसे हो रहे हैं, डिप्लॉयड कर जा रहे हैं, दुगुना हो जा रहे हैं। अब एक प्लांट है मतलब साइलिस का फाइसी सिल्फोरिया। ठीक, फाइसी सिल्फोरिया है, जिसमें हेक्साप्लॉइडी पाया जाता है, जिसमें 2n = 114, यानी कि 114 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, एक है सैलिस का प्लांट है माइसिनिडिस है, जिसमें लगभग ऑक्टाप्लॉइडी पाया जाता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 152 होते हैं। 2n = 152। ठीक, 152 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, यानी कि इसमें 2n का मतलब एक फीमेल, यानी कि एक मेल का क्रोमोसोम होगा और फीमेल का क्रोमोसोम होगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, इसमें एविडेंसेस इससे मिलते हैं। पाठक एक साइंटिस्ट थे, मेड अप क्रिप्टोफाइटिक, ठीक, क्रिप्टोटाइपिक एनालिसिस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ एजिलोपस स्केल एंड ट्रिटिकम, द हेक्साप्लॉइडी ट्रिटिकम vulgare is derived through the hybridization between tetraploid and diploid with variety। यानी कि एक पाठक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वीट प्लांट में, वीट की एक वैरायटी थी, उसमें उन्होंने हेक्साप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड, यानी कि हेक्सा मतलब 6 क्रोमोसोम नंबर वाले और 2 क्रोमोसोम नंबर वाले से क्या कराया था, क्रॉस कराया था। उसी के बारे में एक बार यहाँ पे बताया गया है। ठीक, जब उन्होंने ट्रिटिकम, यानी कि जो एक प्लांट था वीट का, उस पर उन्होंने हैप्लॉइड का जो मतलब क्या हुआ था, हैप्लॉइड था एक प्लांट, ठीक, एक डिप्लॉइड था, तो उन्होंने हेक्साप्लॉइड, यानी कि उसमें जब क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड था, हेक्साप्लॉइड उसमें क्रॉस कराया था। आगे देखते हैं, तो उनको एक टेट्राप्लॉइड की क्या हुआ था, एक फैमिली मतलब प्राप्त हुई, डिप्लॉइड फैमिली प्राप्त हुई थी। अच्छा, क्रोमोसोम की साइज देख लेते हैं साइटोलॉजिकल में। क्रोमोसोम शेप एंड साइज, द मोनोकॉटिलिडन हैव जनरली लार्जर क्रोमोसोम देन द डाइकोटिलिडन। ठीक, जो क्रोमोसोम होता है किसका, मोनोकॉटिलिडन का। ठीक, तो इसमें यह बताया गया कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं डाइकाट के,
वो मोनोकार्ड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि डाइकार्ड का जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, वो बड़ा होता है, जबकि मोनोकार्ड का छोटा होता है। ठीक, तो हमारे आपके बॉडी में लगभग 4 टाइप के जब क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक, तो पहला जैसे देखिए, इसमें देखिए थोड़ी बातें पहले समझते हैं हम लोग। 4 टाइप क्रोमोसोम होते हैं। पहला होता है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो इसमें 2 आर्म होते हैं, एक छोटा होता है, एक में होबे नहीं करता। एक बीचों में सेंट्रियोल होता है, एक आर्म इसका छोटा होता है। क्रोमोसोम में 2 आर्म पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो एक आर्म में क्या होता है, होबे नहीं करता, एक आर्म होता है। अच्छा ठीक है। फिर दूसरा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होते हैं, इसमें भी 2 आर्म होते हैं। एक आर्म में क्या होता है, बड़ा होता है, एक आर्म में छोटा होता है, बीच में सेंट्रियोल। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, एक छोटा होता है, एक दूसरा उससे भी एक थोड़ा बड़ा होता है लेकिन उससे छोटा होता है। और जो सब मेटासेंट्रिक होता है, इसके दोनों आर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में रहा। द वुडी प्लांट हैव स्मॉलर क्रोमोसोम एंड हर्बेसियस प्लांट लार्ज क्रोमोसोम। तो इसमें बताया गया है कि जो वुडी प्लांट होते हैं उसके क्रोमोसोम क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जबकि हर्बेसियस प्लांट के क्रोमोसोम बड़े होते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर मोर एडवांस देन द एक्रोसेंट्रिक। ठीक, यहाँ पे सही बात बोला गया, जो ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। ठीक, तो आप लोग पता होगा, मान लीजिए एक्रोसेंट्रिक है और ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। ठीक, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम रहा और ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि कौन एडवांस है कौन प्रिमिटिव। तो 4 टाइप के होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो ये आर्म है ये छोटा है और इसका दोनों आर्म बड़ा है, यानी कि ये क्या है, ये मतलब ज़्यादा एडवांस है। ये कैसा हुआ, ये छोटा प्रिमिटिव रहा। तो यही बात इसमें बताई गई है। ठीक, अच्छा एक मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक की बात कर देते हैं। तो देखते हैं क्या कौन सी सिमिलरिटीज इसमें पाई जाती है, जिससे इकोनॉमिक एविडेंसेस से हमको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये प्रिमिटिव एडवांस। तो क्या होगा, एक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमको क्या मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। तो ये रहा एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और ये रहा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसकी जो स्मॉल साइज की क्या है, इसमें स्मॉल साइज के क्रोमोसोम है। ठीक, ये लार्ज साइज का है और ये सेंट्रियोल है। इसमें क्या है, दोनों मीडियम है मेटासेंट्रिक में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ये क्रोमोसोम है इससे क्या है, एक दूसरे में सिमिलरिटीज नहीं है, एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि जो टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस है, प्रमाण इससे ही मिलता है कि एक दूसरे से कोई जो ह्यूमन है वो दूसरे से एक दूसरे से मैच नहीं करता, यानी कि सभी का शक्ल सूरत क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्रोमोसोम होता है वो आई शेप्ड या फिर रॉड शेप्ड की तरह होता है, किसका, एक्रोसेंट्रिक का, जबकि जो मेटासेंट्रिक है इसका क्रोमोसोम वी या फिर यू शेप का होता है। तीसरी पॉइंट आते हैं मॉलिक्यूलर डाटा एविडेंसेस। मॉलिक्यूलर डाटा एविडेंसेस क्या है, तो मॉलिक्यूलर डाटा एविडेंसेस में जैसे मॉलिक्यूल क्या होता है, आरएनए डीएनए होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। तो ये क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो आप उसी के बारे में जानते हैं कि मॉलिक्यूलर डाटा से हमें किस प्रकार का एविडेंसेस प्राप्त होता है। हाँ देखिए, जैसे आप लोग गांव में शहर में रहते होंगे तो आपने कभी प्लांट देखा हो। मान लीजिए ये एक प्लांट है, किसका, ये नीम का प्लांट है और ये प्लांट रहा आम का। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए एक बार आपको नीम का प्लांट या फिर किसी और का प्लांट दिखाया जाए, ठीक, मान लीजिए एक बार आपको नीम का ही प्लांट दिखाया जाए, फिर एक बार आपको आम का प्लांट दिखाया जाए, तो आप लोग जब देखेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि ये नीम का पेड़ है और ये आम का पेड़ है। ठीक, ये नहीं कभी कंफ्यूज होंगे कि नहीं आप आम वाले को नीम बता देंगे और नीम वाले को आम बता देंगे। ठीक, तो ये आपके दिमाग में क्या होता है कि आप उसके मॉर्फोलॉजी को देख के, बाहरी स्ट्रक्चर को देख के आपको बता देंगे कि क्या है ये जो है
कि ये प्लांट है, ये नीम है, ये आम है, ये महुआ है, ये अमरूद है, ये पीपल है, ये बरगद है, आप उसको देख के ही बता देंगे ये प्लांट है। तो कुछ प्लांट हैं, ठीक, जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो फाइलोजेनेटिक के पर्पज से उसका एनालाइज करते, यानी कि उसका डीएनए आरएनए मटेरियल देख के एनालाइज किया जाता है, ठीक। तो यही बात है किसमें, मॉलिक्यूलर डाटा में। तो ये छोटी सी टॉपिक होगी इसमें, तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। तो फाइलोजेनेटिकली क्लोजर स्पीसीज पॉसेस सिमिलर जेनेटिक मटेरियल। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक, तो उस प्लांट का, जैसे मान लीजिए हम और आप में से हमारे 2-3 भाई हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की शक्ल, जब ट्विंस होते हैं तो उनकी शक्ल जो है कि एकदम सेम मिलती है, ठीक। तो जो मोनोजाइगोटिक जो होते हैं ट्विंस, उसकी जो शक्ल होती है वो एकदम सेम होती है। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं किसी को पहचानने में, ठीक। ट्विंस को पहचानने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एक ही स्पीसीज की हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। और जबकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक। यानी कि ऐसा होता है कि कभी कभी कि आप मतलब 2 भाई हैं, तो दोनों भाई का शक्ल क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और जब ट्विंस है तो कैसे होगा, सेम होगा। तो वही बात है कि आप किसी प्लांट में देखेंगे तो उसकी जो प्लांट होगी, तो उसकी जो स्पीसीजें होंगी, उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सेम होगा, और कुछ का कैसा होगा, अलग होगा। तो वही बात इसमें बताई गई है, ठीक, किसमें, मॉलिक्यूलर डाटा एविडेंसेस में, ठीक, यानी कि उसमें डीएनए और आरएनए के प्रेजेंस में। अच्छा, इन रिसेंट अब हाल ही में क्या है कि जैसे कोई बोल रहा है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, ठीक। जैसे कोई गार्जियन है, 2 गार्जियन है, तो वो बोल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, एक लोग बोल रहा है कि नहीं है। एक मम्मी है, एक पापा है, एक लोग बोले कि नहीं है और एक लोग बोले कि है, मेरा ही है। तो अब उसको कन्फर्म करना है कि क्या इनका है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब तो एक तकनीक ही आ गई है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक। तो उसके सहारे से उस बच्चे का उस पेरेंट से क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दिया जाता है, यानी कि दोनों का डीएनए निकाल के क्या किया जाता है, सिमिलरिटी देख ली जाती है, क्या उसके क्रोमोसोम नंबर कैसे है, उसके अमीनो एसिड्स कैसे लगे हुए हैं, ठीक। तो इसे सब देख लेते हैं कि वह क्या मतलब उसके जो उसमें जो छोटे छोटे कण है, तो जो भी उसमें जेनेटिक मटेरियल है मिलाते हैं, क्या सेम है। तो अगर सेम भी निकल जाता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो उसी का लड़का है, उसी का ये पिता है। तो इससे कन्फर्म हो जाता है। तो वही चीज़ है टेक्सोनॉमी में, ठीक। तो टेक्सोनॉमी डीएनए न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोज आर कॉल्ड एज, हाँ देखिए, अच्छा आगे इसमें बताया गया। तो वैसी प्रकार से क्या है कि इन रिसेंट टाइम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में यही डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, ये काफ़ी क्या है, सोर्स करता है किसके, टेक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन में। द डीएनए ऑफ न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर डीएनए, यानी कि जिसको हम लोग, हाँ इसमें ये कहे में एम्प्टी डीएनए एंड सीपी डीएनए रिस्पेक्टिवली, यानी कि जैसे डीएनए और जो होते हैं, ठीक, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, वो 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S, ठीक। तो 70S और 80S होते हैं। अच्छा, कुछ में 70S होता है, कुछ में 80S होता है। तो आप लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट में 70S होता है और यूकैरियोट में 80S होता है। तो 80S, जबकि आप लोग बोलेंगे कि और किस में 70S होगा, तो आप लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये बात तो मान लीजिए। अब आप बताइए, ऐसे आपसे कोई पूछ दिया कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 70S होती है, सॉरी राइबोसोम की संख्या 70S होती है। तो आप बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स होते हैं 70S राइबोसोम होता है, वो 80S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट वाला। और यूकैरियोट में जो है कि 70S होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी 70S होता है। तो उसी जो जो
क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, वो कहाँ पाया जाता है? वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए उसको हम लोग न्यूक्लियस डीएनए भी बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियस डीएनए बोलते हैं। जबकि जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, अच्छा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है उसे हम एम्प्टी डीएनए, और जो साइटोप्लाज्म डीएनए यानी साइटोप्लाज्म में जो डीएनए पाया जाता है हम लोग सिर्फ डीएनए का नाम देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस डीएनए आप जनरली कंसिस्ट ऑफ मिलियन टू मेनी मिलियन, यानी कि वह मिलियन और काफ़ी बिलियन, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या, किलो बाइट बेस पेयर, यानी कि किलो बेस पेयर से मिलके बना होता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होती हैं, ठीक, जो न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाती हैं वो बहुत सारे बेस पेयर के बने हुए होते हैं। ठीक, कितने हो सकते हैं बेस पेयर? तो आप लोग बोलेंगे जो बेस पेयर की संख्या होती है वो किलो बेस पेयर भी हो सकती है, और वो बेस पेयर कितने होते हैं? वो किलो बेस पेयर में होती है। ठीक, केजी यानी कि किलो से नहीं लिया गया है, ये अलग एक इसका क्या है, यूनिट है। किलो यानी कि इसका जो बेस पेयर होता है वो मिलियन भी हो सकते हैं और बिलियन में भी हो सकती है बेस पेयर। ठीक, उसी प्रकार जो बाईपैरेंटल होते हैं, ठीक, जो बाई पेरेंटल होते हैं यानी कि जब क्रोमोसोम दोनों आ जाए मम्मी पापा दोनों के, ठीक, उसकी ओरिजिन में, यानी कि जो बाई पेरेंटल होता है एक कम्बिनेशन ऑफ मेल और फीमेल जीनोम, जीन की संख्या को जीनोम बोलते हैं, जीन की ढेर सारी संख्या को जीनोम बोलते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों का जीनोम आए किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें यानी कि एम्प्टी डीएनए में, तो वह एम्प्टी जो डीएनए होती हैं उसमें, हाँ ये बात हो गई। और ये बात हो गई अब एम्प्टी डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 200 से लगभग 2500 किलो बेस पेयर का बना होता है। जबकि जो सीपी डीएनए यानी कि क्लोरोप्लास्टल डीएनए होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है उस वो लगभग आपको 120 से 140 बेस पेयर का बना होता है। बोथ एम्प्टी डीएनए एंड सीपी डीएनए आर यूनिपेरेंटल। अब देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं। बाईपेरेंटल और यूनिपेरेंटल के बारे में हमने थोड़ा सा पहले आपको बता दिया। देखिए, जब मान लीजिए आपके ये पेरेंट है, आपका एक पेरेंट यानी कि ये मेल है, कौन है ये? मेल हो गए, और ये फीमेल हो गए। जब दोनों का स्पर्म और ओवम आएगा तो एक जाइगोट का निर्माण होगा। ठीक, तो ये जो जाइगोट होगा ये 2n होगा, इसे हम लोग बाई पेरेंटल बोलेंगे। ठीक, अब मान लीजिए आपकी सेल है, ठीक, आपके बॉडी में आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है तो उसमें सेल की संख्या बढ़ रही है। ठीक, सेल की संख्या बढ़ रही है, उस सेल में आपका ही क्रोमोसोम होगा ना, आपका जो क्रोमोसोम होगा वो 2n होगा, वो एन होगा, यानी कि वो यूनिपेरेंटल हो गया, खाली एक का है। और जबकि जब आपका एम्ब्रियो बना तो दो था, यानी कि बाईपेरेंटल हुआ। यही बात इसमें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं फाइटोकेमिस्ट्री पे, ये हमारी थोड़ी लास्ट टॉपिक होगी शायद, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री से हमको क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहली बात होती है कि फाइटो का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। इसको दो भागों में अगर आप तोड़ देते हैं फाइटो केमिस्ट्री को, तो आपको साधारणतः समझ में आ जाएगी। फाइटो का मतलब प्लांट, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन, यानी कि किसी प्लांट में केमिकल मटेरियल क्या है वही के क्या कहलाएगा, फाइटो केमिस्ट्री। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, हम ही आप हो गए, तो हमारे अंदर एंजाइम है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक, ये सब क्या है, ये केमिकल कंपोजिशन है। ये सब कैसे है, केमिकल कंपोजिशन है। तो वही से प्लांट में भी क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन कुछ मटेरियल पाए जाते हैं, वही है इसको बताया गया है कि फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि प्लांट में क्या क्या केमिकल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फाइटोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ फाइटोकेमिकल derived from plant and described many primary and secondary metabolites which are found in plant. Characteristic feature of phytochemical have practical value। ठीक, जैसे आप इसमें ये बोला गया, यही इसका एक मतलब ये है
कि प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक, प्राइमरी का मतलब ये, जैसे कोई आपका प्रोटीन है, प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक डिराइव्ड होते हैं। ठीक, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और डिराइव्ड होता है। जब इसी सेकेंडरी का कुछ मॉडिफाइड करके बनाया जाए कोई प्रोटीन तो उसे डिराइव्ड बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो प्लांट होता है उसमें भी इसी प्रकार की क्या होती है, सिस्टम होती है कि उसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और डिराइव्ड होता है। तो इसी को प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला जा रहा है। ठीक, तो फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि ये पर्पस जब प्रैक्टिकल में, जैसे कोई प्लांट है उसका प्रैक्टिकल वैल्यू बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी प्लांट है, ठीक, उस प्लांट की अगर कंपोजिशन देखा जाए, ठीक, कहाँ पे आप जैसे कोई लैब है, कोई प्रैक्टिकल है, तो वहीं में आप लोग देखेंगे ना कहाँ इसमें अमीनो एसिड्स कितने, इसमें डीएनए आरएनए कितना है, ठीक, उसमें जो है कि कैसा क्या क्या कंपोजिशन है, तो कहाँ पे देखेंगे, लैब में देखेंगे। उसी प्रकार जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हो गया तो उसके अंदर ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या कितने परसेंटेज है, हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट कितना है, तो कहाँ होता है, पैथोलॉजिकल सेंटर में देखेंगे। तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री इसमें प्लांट की बात की जा रही है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू यानी कि उसी प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हमको पता चलेगा, प्रैक्टिकली जब करेंगे तो पता लगेगा हाँ इस प्लांट पे क्या क्या है। फॉर एग्जांपल बताया गया है कि जैसे जैसे इसमें फॉर एग्जांपल बताया गया है, जैसे आप धनिया का प्लांट देखे हैं तो अवश्य ही देखे होंगे। तो धनिया का प्लांट है, जब धनिया का प्लांट आप लोग टच करते हैं, ठीक, मान लीजिए धनिया की 2-3 तो पत्ती हो गई, जब आप उसको लेके अपने हाथ में मसलेंगे, ठीक, तो क्या होती है, अगर आप उसको अपने नोज़ के पास ले जाएंगे तो एक महक आती है, किसकी, धनिया की, धनिया की महक आती है। तो आपको पता चल जाता है कि उसके स्मेल से पता चल जाता है कि ये धनिया है। ठीक, अच्छा है। उसी प्रकार तुलसी का प्लांट देखा होगा, जब तुलसी की पत्ती को आप अपने हाथों पे मसलेंगे तो आप उसके महक से ही पता चल जाएगा कि यह तुलसी का प्लांट है, यानी कि किससे, उसके स्मेल से। ठीक, तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि द स्मेल ऑफ क्रूज्ड फोलिएज, यानी कि फोलिएज का मतलब क्या है, उसके लीफ, स्टेम और जड़ की बात कर रहा है, पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक, यानी कि किसी प्लांट का जो स्मेल होता है फोलिएज से, यानी कि लीफ पत्ती से जो निकलती है क्या स्मेल। तो एपीएससी मतलब क्या, एपीएससी का मतलब होगा लेग्यूमिनेसी वाली फैमिली। ठीक, लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सी आती है, तो लेग्यूमिनेसी में आता है आपका एपीएससी और लेग्यूमिनेसी, यानी कि धनिया वाली फैमिली और तुलसी वाली फैमिली में। एपीएससी का मतलब धनिया वाली फैमिली और लेमिएसी मतलब तुलसी वाली फैमिली में। इस सब दोनों का आप लीफ और पत्ती या फिर अपने हाथों पे मसलते तो पता चल जाता है कि यह इस फैमिली का यह प्लांट है। ठीक, तो उसी प्रकार इससे आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें क्या है, कि ये दोनों क्या है, कि इसमें किसी प्रकार का स्मेल है। ठीक, इसमें किसी प्रकार का क्या है, केमिकल कंपोजिशन है। तो यानी कि वह स्मेल जो आ रही है किसी न किसी केमिकल से तो आ रही होगी, किसी न किसी केमिकल पदार्थ से तो उसमें स्मेल निकल रहा होगा कि हाँ यह स्मेल इसमें है, या फिर कोई आयंस होगा उसमें, तो इससे पता चलता है कि हाँ यह स्मेल कहाँ से आ रही है। ठीक, यानी कि उसी के प्रेजेंस से उसी स्मेल यानी कि उसके कंपोजिशन में उसमें क्या क्या पार्ट मिल के उसके स्मेल दे रहे हैं, उसी से पता चलता है कि ये कैसे हैं, ये प्लांट जो है उसमें क्या है, सिमिलरिटीज है। आगे बढ़ते हैं। द रैफिड्स क्रिस्टल, यानी कि एक है रैफिड, उसमें एक क्रिस्टल पाया जाता है, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। रैफिड में क्रिस्टल पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का, जो एक्वोटिक होते हैं। ठीक, एक्वोटिक प्लांट होते हैं सच एज पिस्टी। ठीक, पिस्टी होती है, या फिर इकोर्निया होता है। सिस्टोलिथ क्रिस्टल इसमें पाया जाता है, CO3 अकर्स इन लीफ ऑफ वेरियस स्पीसीज फाइकस, प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल ऑफ जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रेमी CSC फैमिली। देखिए जैसे इसमें बताया कि ये रैफिड्स एक क्रिस्टल है। ठीक, जिस कौन सा क्रिस्टल है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीलेट है, जो क्या आता है, एक एक्वाटिक प्लांट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होती है, उसमें होती है। देखिए जैसे जो रैफिड होते हैं, फिर समझते हैं हम लोग रैफिड क्या।
रैफिड है उसमें वो क्या होता है, वो किसी आयन का बना होता है। कौन सा आयन होता है? क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट का। ठीक, वो किस में पाया जाता है? वो एक्वाटिक प्लांट में, जलीय पौधे में पाया जाता है। ठीक, सच एज पिस्टी एंड इकोर्निया। ठीक, इकोर्निया और पिस्टी में पाया जाता है। ठीक, और जो सिस्टोलिथ है, क्रिस्टल है वो CO3 का, वो जो क्रिस्टल आप CO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो लीफ में पाया जाता है। ठीक, आप वेरियस स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में फाइकस प्रेजेंस ऑफ द क्रिस्टल ऑफ जिप्सम। फाइकस में क्या होता है? क्रिस्टल जिप्सम का पाया जाता है, जिससे हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, CaSO4। ठीक ठीक, उसके बाद CaSO4.2H2O इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्राइमेसी फैमिली। यानी कि जो ट्राइमेसी फैमिली होती है उसमें रैफिड होते हैं, उस रैफिड उसका जो लीफ होता है वो प्लांट जो कि एक्वाटिक होता है उसमें क्रिस्टल का कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है उसके लीफ में। यानी कि एक प्लांट है उसका जो क्या है, उसका जो स्टेम है, सॉरी जो उसका लीफ है, ठीक, उसके लीफ में क्या होता है? क्रिस्टल ऑफ CO3 पाया जाता है इन लीफ में। उसी प्रकार से ही बताया गया है, ठीक, कि रैफिड यानी कि कुछ केमिकल हैं जो किस में पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। और इसमें क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप परफ्यूम आप अपने ऊपर कभी ना कभी मारे होंगे, तो वो परफ्यूम महकता है तो कोई ना कोई इसमें केमिकल होगा, तभी वो महक रहा होगा। उसी प्रकार पत्ती में कोई केमिकल होगी, कोई केमिकल मटेरियल होगा, तभी वो महक रहा होगा। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? तो नॉन प्रोटीनस एमिनो एसिड। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या क्या होता है? तो पहला है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ठीक, फिनोलिक्स, एल्कोलाइड और स्टेरॉइड। ठीक, ये सब टॉपिक आती है, और बेटा लिंस। तो एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो सम इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर गिवन एज बिलो। यानी कि कुछ सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट है इस प्रकार से दी हुई है। तो पहला है नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। ठीक, तो पहले बात समझते हैं कि नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड क्या होती है। तो अमीनो एसिड जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे और आपके बॉडी में दो टाइप का अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा कुल अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है। ठीक, तो उसमें से 10 क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं, और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक, अब ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है उसको समझते पहले। जैसे कोई चीज़ जब हमारे और आपके पास रहती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जो चीज़ नहीं होती है उसकी हम लोग वैल्यू जानते हैं। ठीक, उसकी वैल्यू पता होती है, हाँ इसकी कीमत क्या है, और जो चीज़ है उसकी नहीं जानते। उसी प्रकार जिस अमीनो एसिड का निर्माण हमारे बॉडी में हो जाता है उसे हम लोग नॉन एसेंशियल बोलते हैं, और जिसका नहीं हो पाता हम लोग अपने भोजन के माध्यम से, पोषण के माध्यम से, न्यूट्रिएंट के माध्यम से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। शायद अब कभी भूलेगा नहीं इसेंशियल नॉन एसेंशियल, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड जिसको हमको बाहर से आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग जिसका फार्मेशन हमारी बॉडी खुद करती है उसे नॉन एसेंशियल, और जिसका फार्मेशन नहीं कर पाती है उसे एसेंशियल। तो वो कहाँ से लेते हैं? हम लोग बाहर से लेते हैं, उसको हम लोग नॉन एसेंशियल बोलते हैं। उसी संदर्भ में प्लांट में दिया गया है कि द एमिनो एसिड दैट आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन आर नोन एज नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। यानी कि ऐसे अमीनो एसिड जो प्लांट में बन जाते हैं उसे एसोसिएट करने की आवश्यकता नहीं होती कहीं से पाने की, उसे नॉन अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक, द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोप्रोपिल अमीनो एसिड इन साइफेंडिएसी एंड एरिएसी फैमिली सोच क्लोज रिलेशनशिप। तो इसमें ये बताया है कि जो साइफेंडिएसी फैमिली होती है और एरिएसी फैमिली होती है, इन दोनों में क्या होता है कि नॉन प्रोटीनस एमिनो एसिड पाया जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि क्या है, ये एक दूसरे में कैसा है, एक दूसरे में क्लोज रिलेशनशिप है, यानी कि ये दूसरे से लगभग सिमिलर है। ठीक, अच्छा अब फिनोलिक्स क्या होता है? द फ्लेवोनॉइड
The largest group of naturally occurs in phenols. The presence of flavonoids such as trypsin and luteolin indicate the close relationship between पोएसी फैमिली। ठीक, तो एक फ्लेविन एक ग्रुप है, ठीक, जिसमें फिनोल्स पाया जाता है। ठीक, फिनोल्स पाया जाता है जिसको हम लोग फ्लेवोनॉइड बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड वो किस में पाया जाता है? वो ट्राइसिन में पाया जाता है और ल्यूटेसिन में पाया जाता है। तो ये दोनों में, इन दोनों में फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। इन दोनों फैमिली में कौन कौन से फैमिली में? एरिएसी और पोएसी। तो इससे पता चलता है कि इस दोनों फैमिली में क्या है? क्लोज रिलेशनशिप है। ठीक, यानी कि एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है। उसी प्रकार आगे दिया गया है द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड सच एज साइनिडीन और कोरिपेनिन, ठीक, गोर्निपेटिन, ठीक, इंडिकेट द क्लोज रिलेशनशिप। यानी कि एक फ्लेवोनॉइड है जैसे क्या है? साइपेंडिन और कोर्निस्पेडिन, ठीक, स्पेटिन। तो इस दोनों किस में पाया जाता है? वो मालवेसी फैमिली और स्टरकुलेसी फैमिली में पाया जाती है। ये दोनों क्या? ये दोनों केमिकल्स क्या? फ्लेवोनॉइड। जिससे पता चलता है कि ये दोनों कैसे हैं? क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं, एक दूसरे फैमिली में क्या है? सिमिलरिटी है। एल्कोलाइड क्या होता है? यानी कि एल्कोहलाइड, यानी कि एल्कोहल की बात की जा रही है। तो क्या होता है? कुछ हेट्रोजीनस स्पीसीज होते हैं। कुछ हेट्रोजीनस क्या होते हैं? ऑर्गेनिकम नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। पहले हेट्रोजीनियस का मतलब समझ लेते हैं। जैसे जब कुछ से ढेर सारे क्या होते हैं तत्व तो एक ही पार्ट के होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, उसे होमोजीनियस कहते हैं। ठीक, और कुछ जब अलग अलग होते हैं उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक, मिक्सचर में जैसा होता है समांगी और विषमांगी। अच्छा, उसी प्रकार से एक हम लोग पहले डायग्राम समझते हैं कि जो ये पापावेरेसी आप देख रहे हैं, ये पापावेरेसी एक फैमिली है। ठीक, क्या है? पापावेरेसी एक फैमिली है। ये जो पापावेरेसी फैमिली है, ठीक, यह एक एल्कोलाइड, यानी कि ये एल्कोलाइड मटेरियल सिक्रेट करती है। ठीक, यानी कि इस पापा और फैमिली से एक आइसोक्यूनिन एक क्या होता है? एल्कोलाइड सिक्रेट होता है। ठीक, ये फेबेसी एक फैमिली है, इससे क्या होता है? ल्यूपिन सिंथेसाइज होता है। सोलेनेसी एक फैमिली है, इससे क्या होता है? ट्रोपेनो क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। ठीक, इतनी तो बात समझ में आ गई। तो क्या होता है? तो ये सब जो है कि एक स्पेसिफिक फैमिली में क्या होता है? इस प्रकार की जो एल्कोलाइड होती है वो सिक्रेट होती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद कुछ फैमिली ऐसी होती है, हाँ सॉरी, ये एक फैमिली के बारे में हम बात बताएं कि एक फैमिली ये सिक्रेट करती है, ये फैमिली ये सिक्रेट करती है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसी प्लांट होती हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा नहीं तो तनिको भी नहीं समझ में आएगा। फिर से देखते हैं। जैसे एक फेबेसी फैमिली है, पापावेरेसी फैमिली है, ठीक, सॉरी, पापावेरेसी फैमिली है जिसमें पापावर सॉम्बिफेरम आता है। ठीक, ये तो आगे की बात है। तो पापावेरेसी फैमिली है, इससे एक एल्कोलाइड सिक्रेट होता है जिसका नाम है आइसोक्यूनोलिन। और फेबेसी एक फैमिली है। ठीक, उस फेबेसी फैमिली में क्या होता है कि एक मटेरियल सिक्रेट होता है। किस प्रकार का मटेरियल होता है? वो ल्यूपिन है। वो कैसा है? वह एक क्या होती है? ये जो होते हैं ये क्षार होते हैं। ठीक, कंटेनिंग बेस होते हैं इसमें। ठीक, ये डाइकोटिलीडन वाले प्लांट में सिंथेसाइज होता है। तो ये क्या होता है कि ये फेबेसी एक एल्कोलाइड सिक्रेट करती है, ल्यूपिन, और सोलेनेसी एक ट्रोपेनो एल्कोलाइड क्या करती है? ये सिक्रेट करती है। ठीक, देखिए ये हो गया। तो ये कैसा होता है? ये एक फैमिली सिक्रेट करती है। लेकिन कभी क्या होता है कि कभी कभी प्लांट क्या होते हैं वो एल्कोलाइड सिक्रेट करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे फैमिली कर रहा है और यहाँ पे प्लांट करने लगते हैं। जैसे एक पापावर सॉम्बिफेरम का स्पीसीज है, उसमें एक प्लांट है मॉर्फिन। ठीक, जो पापावेरेसी वाली फैमिली है उसमें एक प्लांट है पापावेरेसी, सॉरी, पापावर सॉम्निफेरम।
वो एक प्रकार का एल्कोलाइड सिक्रेट करती है, मॉर्फिन। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है? एक प्लांट है क्यूनोनी सॉरी सिरकोना स्पीसीज है, यानी कि ये क्या स्पीसीज है? सिरकोना स्पीसीज। ये क्यूनिन क्यूनिन एल्कोलाइड का फॉर्मेशन करती है। किसका? क्यूनिन का। ये क्यूनिन का सिक्रेशन करती है। उसी प्रकार स्ट्रेक्नोस है, स्ट्राइक्नोस स्पीसीज है जो स्ट्रिक्निन का फॉर्मेशन करती है। ठीक, अच्छा ये बात तो हो गई। अब आइए इसके कुछ देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया था। इसमें यही बताया गया था कि देखिए हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। तो कुछ हेट्रोजीनस ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक है, जो नाइट्रोजन से बने हुए, यानी कि बेस मिलके बना हुआ है, बेस से क्षार से। एंड प्रेजेंट इन मोस्ट डाइकॉटिक प्लांट, जो किसमें पाया जाता है? डाइकॉटिलीडन में प्लांट पाया जाता है। जैसे क्या है कि जो पापावरेसी फैमिली है, ठीक, वह क्या करती है? वो आइसोक्यूनिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक, एल्कोलाइड है, क्या करती है? वो एक एल्कोलाइड का फॉर्मेशन करती है। तो कौन है? आइसोक्यूनिन। ठीक, एक फेबेसी फैमिली है, वो ल्यूपिन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ल्यूपिन एल्कोलाइड का। हाँ, उसके बाद एक फैमिली है सोलेनेसी, वो ट्रेपोन का सिंथेसाइज करती है। ये कैसे? ये सब एल्कोलाइड है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए सम टाइम, कुछ समय क्या होता है, कभी कभी कैसा होता है कि एल्कोलाइड आर प्रेजेंट ओनली वन स्पीसीज। ऐसा होता है कि कभी कभी ये फैमिली क्या करती है? वो सीक्रेट करती है एल्कोलाइड को, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि प्लांट ही सीक्रेट करने लगते हैं। जैसे मॉर्फिन। मॉर्फिन एक प्लांट है, ठीक, क्या है? मॉर्फिन प्रेजेंट इन पापावर सोम्निफेरम, यानी कि जो मॉर्फिन है, ठीक, ये वाला, ये पापावर सोम्निफेरम में क्या होता है? ये एल्कोलाइड है, किसमें पाया जाता है? पापावर सोम्निफेरम, यानी कि जो पापावर सोम्निफेरम है ये एल्कोलाइड सिक्रीट करती है। उसी प्रकार एक क्यूनिन है, जो कहाँ सिक्रीट करता है? जो कहाँ से क्यूनिन निकलता है? सिरकोना से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिरकोना है वो किसका फॉर्मेशन करती है? वो किसका सिंथेसिस करती है? क्यूनिन का। उसी प्रकार एक है स्ट्राइक्नोस, वो स्पीसीज है, तो क्या करती है? जो स्ट्राइक्नोस स्पीसीज है वो सिरकोना का फॉर्मेशन करती है, स्ट्रिक्निन का फॉर्मेशन करती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अब बात करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ आइसोक्यूनिन एल्कोलाइड इन द फैमिली फ्यूमेरिएसी एंड पापावेरेसी। ठीक, जो एक्युमुलेशन बताया गया कि जो आइसोक्यूनिन एल्कोलाइड है, ठीक, वो फैमिली फ्यूमेरिएसी और पापावेरेसी, ये दोनों, यानी कि जो ये, देखिए आप लोग ध्यान समझिए, जो ये फ्यूमेरिएसी फैमिली है, ठीक, और ये पापावेरेसी फैमिली, ये दोनों फैमिली आइसोक्यूनिन का फॉर्मेशन करती है। तो इससे यह पता चला कि जो फ्यूमेरिएसी है और पापावेरेसी है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? क्लोज है। ठीक, एक दूसरे से क्या है? क्लोज है। तभी ना एक जैसे एल्कोलाइड का फॉर्मेशन किए, एक दूसरे से कैसे है? क्लोज है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक दूसरे में क्या है? क्लोज रिलेशनशिप है। एक दूसरे में कैसे है? रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रोपैनो एल्कोलाइड, एक ट्रोपैनो एल्कोलाइड होता है, ठीक, जो क्या करता है? सोलेनेसी फैमिली में होता है। ठीक, जो कार्नवलू वैलियस होता है, क्या होता है वो? तो यहाँ का मतलब है एक सोलेनेसी फैमिली का एक प्लांट है जिसको हम लोग बेहया बोलते हैं। ठीक, बेहया का प्लांट है, ठीक, जिसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कानवलू लेरिएसी। ठीक, कानवलू लेरिएसी फैमिली है। वो क्या करती है? एक दूसरे से, यानी कि वो क्या कहती है? ट्रोपैनो का फॉर्मेशन करती है। कौन करती है? सोलेनेसी फैमिली भी करती है और कानवलू लेरिएसी फैमिली, यानी कि बेहया वाली फैमिली, ये दोनों फैमिली एक टाइप के, ये दोनों फैमिली एक टाइप के, यानी कि ट्रोपैनो का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एल्कोलाइड है, ट्रोपैनो है,
ठीक ट्रोपैनो है, इस प्रकार के एक्लोइड का फॉर्मेशन करती है। तो इससे यह पता चला कि ये दोनों फैमिली एक दूसरे से कैसे है, ये दोनों फैमिली एक दूसरे से सिमिलर है, यानी कि क्लोज है। इसी प्रकार से यानी कि इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक प्रकार के मटेरियल सिक्रेट किए। ठीक, अच्छा ये बात तो यहाँ पर हुई। अब हम लोग चलते हैं एक और टॉपिक पे, जिसका नाम है, ये रहेगा बेटा लिंस। इसका नाम है बेटा लिंस, ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा बेटा लिंस। ये उसी में है, किसमें, इकोनॉम एविडेंसेस में ही है बेटा लिंस। ठीक, आप लोग ये हेडिंग लगा लीजिएगा तब उसको लिखिएगा। ठीक, तो बेटा लिंस है, ये भी लगा लीजिएगा बेटा लिंस। तो बेटा लिंस क्या है, जैसे कोई प्लांट है, ठीक कोई प्लांट है, अगर उसका वो कोई कलर ले ले रहा है, जैसे मान लीजिए, छोड़िए, जैसे आप लोग कभी कभी देखते हैं कि वाइट कलर है, तो उसमें अगर हम लोग पिंक मिला दे, वो पूरा पिंक हो जाता है। कभी कभी ब्लैक मिला दे तो पूरा ब्लैक हो जाता है। ठीक, ब्लू मिला दे तो पूरा ब्लू हो जाता है। तो एक प्रकार का क्या है, वो पिगमेंट है जो किसी कलर को दे रहा है। ठीक, उसी प्रकार ये बेटालिन क्या है, एक पिगमेंट है। ठीक, जो किसमें पाया जाता है, वो एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, ये दो टाइप होते हैं। क्या होता है, ये रेड पिगमेंट भी हो सकते हैं और येलो पिगमेंट भी हो सकते हैं। ठीक, तो जो जो रेड पिगमेंट होता है वो बेटा साइनिन में पाया जाता है। बेटा साइनिन में पाया जाता है, किसमें, बेटा साइनिन में पाया जाता है। कौन, रेड पिगमेंट। और जो पीला वाला पिगमेंट होता है, येलो वाला पिगमेंट होता है, येलो वाला पिगमेंट जो है आपका, वो आपका पाया जाता है बेटा जैंथिन में। किसमें, बेटा जैंथिन में, बेटा जैंथिन में पाया जाता है। ठीक, THIN। ठीक, बेटा जैंथिन में पाया जाता है। यानी कि इन दोनों फैमिली में क्या पाता है, इस प्रकार का क्या पाया जाता है, पिगमेंट। ठीक, वही संदर्भ यहाँ पे लिखा गया है कि जो बेटालिन है, ये एक प्रकार का पिगमेंट है। ठीक, कलर मटेरियल है, इज ए टाइप ऑफ पिगमेंट एंड अकर्स इन द सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाती हैं। ठीक, अच्छा ये हो गया। ठीक, रेड पिगमेंट अकर्स इन फेनलिन्स। ठीक, जो रेड पिगमेंट है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। बेटा लेंस में कैसा पाया जाता है, तो बेटा जो रेड होते हैं वो बेटा साइनिन होती है, जो येलो पिगमेंट होता है वो कैसा होता है, बेटा जेंथिन होता है। इन दोनों प्रकार का किससे पाया जाता है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। लेकिन एक फैमिली है, कौन सी फैमिली है, एक सॉरी उसके बाद कि ये जो पिगमेंट है ये 10 प्रकार से होते हैं। ठीक, 10 फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि जो ये रेड पिगमेंट और येलो पिगमेंट है वो 10 फैमिली में पाया जाता है। 10 फैमिली ऐसी है जिसमें एक प्लांट में ये मतलब एक फैमिली है, 10 फैमिली है। इस 10 फैमिली में ये दोनों पिगमेंट यानी कि रेड पिगमेंट और येलो पिगमेंट यानी कि बेटा जाइनिन, बेटा साइनिन और बेटा जेंथिन, ये दोनों पिगमेंट एक मतलब 10 फैमिली में पाई जाती है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वो जो 10 फैमिली है एक दूसरे से क्लोज रिलेशनशिप बना रही है, एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है उसमें, तभी एक प्रकार का क्या पिगमेंट्स में बना है। ठीक, अच्छा ये जो 10 फैमिली है वो 10 फैमिली एक ऑर्डर में आती है। किस में आती है, एक ऑर्डर में आती है, जिस ऑर्डर का नाम है सेंट्रोस्पर्मिया। क्या नाम है इसका, सेंट्रोस्पर्मिया। यानी कि ये सभी जो फैमिली है, जो 10 फैमिली बताया, वो एक ऑर्डर में आती है जिसका नाम है सेंट्रोस्पर्मिया। सेंट्रोस्पर्मेई बोल सकते हैं आप लोग, सेंट्रोस्पर्मेई में। ठीक, एक फैमिली में आती है सेंट्रोस्पर्मेई। तो इससे यह प्रतीत हो गया कि ये साबित हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जो ये फैम आर्डर है इससे क्या है, इस आर्डर में जो फैमिली है ये दूसरे से क्या है, सिमिलरिटी है। तो आइए देखते ही वो 10 फैमिली है ना, ये 10 फैमिली आपको दिखाई गई है। जो 10 फैमिली है आपको जो सभी में 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे साइनोपोडिएसी, पोर्टुलेसी, एजियोसी, कोक्टोसिएसी, नाइट्रोजिनेसी, ठीक, फाइलो फाइटोलेरिएसी, ठीक, स्टेगनोस्पर्मेई, ठीक, पेसालेरिएसी और एमरंथिएसी। उसके बाद दीदी एरेसी।
टेरिएरेसी यानी कि लगभग 10 फैमिली ये हैं जिसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, बेटालिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, अच्छा, वो कौन सी फैमिली है तो उसको भी देख ले, वो कौन सा आर्डर है, तो विच आर हैव मोर इंक्लूड इन ए सिंगल आर्डर, यानी कि ये जो सभी आपको बताया गया है फैमिली, वो किस में इंक्लूड है, एक सेंट्रोमियर आर्डर है, उसमें सेंट्रोस्पर्मा आर्डर है, उस वाली फैमिली में ये सब इंक्लूड है। द पेटालिन्स कंटेनिंग लैक एंट्रोसाइनिन और एंड एंथोसाइनिन। ठीक, लैक एंथ्रोसाइनिन और एंड एंथोसाइनिन आर फाउंड इन अदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि इसमें बताया गया कि जो आपका ये बेटा साइनिन कंटेनिंग के जो आपका ये स्पीसीज है, ठीक, ये एंट्रो और एंट्रोसाइनिन, ठीक, लैक एंट्रोसाइनिन और एंट्रोसाइनिन ये दोनों फैमिली में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में है। ठीक, इस प्रकार से आपकी जो टॉपिक मैंने बताया था टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस, वो आज खत्म हो जाती है, यानी कि यहीं पे आपकी एक ही वीडियो में इतनी लंबी वीडियो लेना पड़ा हमको, 1 घंटे लगभग 25 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें ये सब आपको बताया गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी जो ये हमने बताया कि हम एक टॉपिक छूटी थी, तो मैंने लगभग 3 वीडियो में ये सभी टॉपिक को कवर कर लिया। इंग्लैंड प्लांटर का जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था और तीनों का कंपैरिजन बता दिया, कंपैरिजन बताया, उसके बाद ये टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस छूटा था, इसको मैंने आज भी कवर कर लिया। अब अगली यूनिट में हम लोग मॉडर्न ट्रेड्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, यानी कि मॉडर्न ट्रेड्स पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में। ठीक, तो इस मॉडर्न ट्रेड्स में एक आएगा अगला फेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे आ रहा है फेनेटिक्स, तो इसी फेनेटिक्स के बारे में यानी कि ब्रीफ आइडिया ऑफ फेनेटिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, आप लोग को अगर ये अच्छा लगा हो, ठीक, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598, ठीक, सॉरी 9598 308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू हम पे मैसेज करके आप हमसे आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और हम लोग थंबनेल पे भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, आप वहाँ से हमसे जुड़ जाइए। ठीक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए फैमिली, किसी नए टॉपिक के साथ।